हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम ईंटें, मनकेर, अस्थि और हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें कुछ मुख्य टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, जो सबसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी है, और इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का विकास सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे हुआ था। इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका तीसरा नाम कांस्ययुगीन सभ्यता। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में कांसे का उपयोग हुआ था। इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। तो ये इसके तीन नाम दिए हुए हैं: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। इसके अलावा इसका जो समय दिया गया है, जिसे कालक्रम के नाम से जाना जाता है समय, जिसमें इसका हड़प्पा का प्रथम चरण दे रखा है, जो लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। उसके बाद हड़प्पा का विकसित चरण माना गया, जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ था। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का उत्तरकालीन जो चरण है, वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के अंतर्गत माना गया है। तो ये इसके तीन मुख्य भाग हैं जो जिनमें इनका विकास हुआ: प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इसके अलावा खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और इसका सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई है। तो हड़प्पा पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। यह लाहौर से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। यह हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल अथवा नगर था। उसकी खोज 1921 में आरबी दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसके बहुत सारे यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें मनके, मकान, सड़कें, गलियाँ, रात्रि के समय प्रकाश की बड़ी व्यवस्था। इस नगर से हमें बहुत से गोदाम, घर, मूर्तियाँ, बर्तन और मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो इस सभ्यता पर भरपूर प्रकाश डालती हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा शहर इसका माना गया, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है, जो सिंध यानी कि पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इस नगर की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, और यह क्षेत्र उस समय 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह नगर सिंधु नदी किनारे पर था। यह हड़प्पा से लगभग 483 किलोमीटर दूर है। इस नगर की रचना भी हड़प्पा की तरह है, इसलिए इसे हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसका तीसरा बड़ा शहर है चहूदड़ो। यह नगर भी सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से कोई 160 किलोमीटर दूर है। इसकी खोज 1930 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार के द्वारा की गई थी, और यह उस समय 7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ से भी बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो हड़प्पा से मिलते हुए हैं, इसलिए इसे हड़प्पा के नगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चौथा आता है इसमें कोटला नेहिंग खां। यह केंद्र पूर्वी पंजाब यानी कि रोपड़ ज़िले में स्थित है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में वाई.डी. शर्मा के द्वारा की गई है। यह सतलुज नदी के तट पर था। इस नगर से प्राप्त हुए बर्तन, आभूषण और उपकरण हड़प्पा नगर से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे हड़प्पा शहर के नाम से भी जाना गया है। कालीबंगन, यह केंद्र राजस्थान प्रांत के जिला गंगानगर में स्थित है। इस नगर का नाम यहाँ पर बनने वाली चूड़ियों के कारण पड़ा है। इस नगर की खोज 1953 ईस्वी में ए घोष ने की थी। 1960 में वी.के. थापर और वी.के. लाल ने यहाँ पर व्यापक उत्खनन किया था। इसके बाद इसका जो लोथल अगला हमारा इसका केंद्र है लोथल। यह नगर गुजरात के प्रांत के ज़िले अहमदाबाद में स्थित है। इस नगर की खोज 1955 में एस.आर. राव के द्वारा की गई। यह नगर अपनी बहुत बड़ी बंदरगाह के कारण सुविख्यात है। उसके बाद आता है अगला आलमगीरपुर। यह नगर उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में स्थित है। इस नगर की खोज 1958 में वाई.डी. शर्मा के द्वारा की गई है। यहाँ से हमें बहुत बड़ी संख्या में आभूषण, मूर्ति और बर्तन प्राप्त हुए, और ये सभी हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते, इसलिए इस सभ्यता को
हड़प्पा सभ्यता का शहर के नाम से जाना गया है। उसके बाद आता है आठवां हमारा धोलावीरा। यह नगर गुजरात में स्थित इस नगर की खोज 1967 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। इस नगर का व्यापक पैमाने पर उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने 1990 से 91 में किया है। यह नगर 100 हेक्टेयर में फैला हुआ था। उसके बाद आता है नौवां क्षेत्र संघौल। ये संघौल हड़प्पा सभ्यता का यह नगर पूर्वी पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। इस नगर की खुदाई 1968 में एस तलवार और आर.एस. ट्विस्ट के द्वारा की गई है। उसके बाद 10वां जो इसका नगर आता है बनावली। बनावली क्षेत्र, यह नगर हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1973 में आर.एस. ट्विस्ट के द्वारा की गई है। यह नगर भी मोहनजोदड़ो नगर की तरह सुनियोजित ढंग से बनाया गया था। इस नगर से प्राप्त मोहरें, उपकरण, आभूषण, मूर्तियाँ इत्यादि हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के अन्य केंद्रों के बहुत सारे क्षेत्र दिए इसमें। हड़प्पा में जो ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर है, बालाकोट, आमरी, राखीगढ़ी, मिठातल, बड़े गांव, अम्बखेड़ी, नागेश्वर, रंगपुर प्रसिद्ध क्षेत्र हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर माना जाता है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नगर, जिसे मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है, जो उस समय 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। और यह नगर हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर पाकिस्तान नामक क्षेत्र में है, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। इस शहर की मुख्य विशेषताएं दे रखी है। भवन, मोहनजोदड़ो के सभी भवन एक विशाल योजना के अधीन बनाए गए हैं। इन भवनों को बाढ़ से सुरक्षा के कारण ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया है। सभी भवन पक्की ईंटों के बने हुए थे। इन ईंटों को धूप में सुखाकर बनाया जाता था अथवा भट्टी में पकाया जाता था। ये ईंटें एक निश्चित आकार की होती थी। इनकी लंबाई और चौड़ाई 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। घरों की नींव को काफ़ी गहरा रखा जाता था। सभी घर खुले हवादार होते थे। प्रत्येक घर के मध्य एक खुला आंगन होता था। इसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन का प्रयोग संभवतः खाना पकाने और कताई के लिए किया जाता था। घरों में एकांत का विशेष ध्यान रखा जाता था। इसी कारण घरों को प्रवेश द्वार गलियों की ओर नहीं होता था। यहाँ से घर के आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। इसके अतिरिक्त भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। जो सबसे नीचे की बिल्डिंग थी उसमें कोई खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। और घरों में प्रकाश के लिए रोशनदान बनाए जाते थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय एवं स्नानागार का उत्तम प्रबंध था। अधिकांश घरों में कुओं का भी उपयोग था। मोहनजोदड़ो में कुल 700 कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घरों से वर्षा एवं गंदे पानी के निकास के लिए नालियों का उत्तम प्रबंध किया गया था। जनसाधारण के घर प्राय एक मंजिले होते थे। इनके कमरे भी प्राय बहुत छोटे होते थे। धनी लोगों के घर प्राय 2 मंजिले होते थे और ये विशाल और बड़े होते थे। इनमें अनेक बड़े कमरे होते थे। दूसरी अथवा तीसरी मंजिल पर जाने के लिए ईंटों अथवा लकड़ी की सीढ़ियों के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय भवन निर्माण स्नानागार है। निसंदेह बहुत आश्चर्य की बात है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हड़प्पा निवासियों ने इतना विशाल स्नानागार किस प्रकार बनाया। यह स्नानागार 180 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा है। इसके मध्य 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा तालाब बना हुआ है। इस तालाब की दीवारें तथा फर्श पक्की ईंटों के द्वारा बनाए गए, जो धूप में सुखाकर की ईंटें बनाई जाती थी उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसमें प्रवेश करने के लिए उत्तरी और दक्षिणी छोरों पर ईंटों की सीढ़ियां बनाई गई थी। इस तालाब के निकट एक कुआं था जिससे इस तालाब में पानी से भरा जाता था। इस तालाब के गंदे पानी के निकास के लिए अलग नालियों का प्रबंध किया गया था। इस तालाब के चारों ओर बरामदे बने हुए थे। इन बरामदों के नीचे 2 मंजिला कमरे थे। ऊपर के कमरे संभवतः पुजारियों के लिए, जबकि नीचे जो कमरे बने हुए थे उनमें जन साधारण के लोग रहते थे। लोग यहाँ विशेष त्योहारों पर स्नान करने के लिए आते थे। कुछ विद्वानों ने स्नानागार को जल क्रीड़ागार भी माना जाता है।
किंतु यह मत अधिक तार्किक प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा इसकी तीसरी अन्य विशेषता है अन्नानागार। अन्नानागार जिसमें खाद्यान्न पदार्थों को भर के रखा जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य प्रसिद्ध भवन अन्नागार था। यह ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा है। इसमें ईंटों के बने हुए 27 कमरे हैं। इसमें हवा के आने जाने तथा अन्न रखने और निकालने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। विद्वानों का विचार है कि यह राजकीय अन्नागार है राजा का, जिसमें प्रजा से कर के रूप में वसूल किया जाने वाला अनाज गोदामों में भर के रखा जाता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की चौथी विशेषता है सड़कें। मोहनजोदड़ो की एक अन्य विशेषता उसकी सड़कें हैं। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी है। इसे पुरातत्वविद राजपथ या प्रथम सड़क के नाम से इसे जानते हैं। चौड़ी सड़कों के कारण कई बैलगाड़ियां एक साथ समानांतर चल सकती थी। ये सड़कें यद्यपि कच्ची थी, किंतु इसकी सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। मोहनजोदड़ो के एक सड़क पर टूटे हुए बर्तन और ईंटें मिली हैं। इससे लगता है कि सड़क को पक्का बनाने की दिशा में प्रयोग किया जा रहा था। प्रत्येक सड़क के दोनों ओर रोशनी का पर्याप्त प्रबंध था। इसके अलावा इस नगर की विशेषता है, पांचवी विशेषता है नालियों की व्यवस्था। नालियों की उत्तम व्यवस्था मोहनजोदड़ो की एक प्रथम अन्य विशेषता है। यहाँ गंदे पानी के निकास के लिए नालियों की वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक घर में छोटी नालियाँ होती थी जो घरों के पानी को बाहर गली अथवा सड़क के किनारे बनी बड़ी नालियों में आकर गिराती थी। ये नालियाँ शहर के बाहर किसी बड़े नाले में जाकर गिरती थी। ये नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इन नालियों को ईंटों से इस प्रकार ढका जाता था कि सफाई के लिए उन्हें सुविधापूर्वक हटाया जा सके। इन नालियों में किसी को भी कूड़ा आदि फेंकने की अनुमति नहीं थी। संक्षेप में नालियों की इतनी उत्तम व्यवस्था थी जो आज भी शायद देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा हमारा अगला जो टॉपिक है जिसमें है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। तो समाज को किस आधार पर बांटा गया था हड़प्पा सभ्यता में? सबसे पहला आता है इसमें समाधान। समाधान का मतलब होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे किस प्रकार दफनाया जाता था। तो बहुत सारी हड़प्पा की खुदाई के बाद बहुत सारे क्षेत्रों से कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिन कब्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के आभूषण, बर्तन और लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो जिस कब्र से महंगे आभूषण प्राप्त हुए, इससे अनुमान लगाया जाता है कि वो अपने समय के अमीर वर्ग के लोग थे। और जिस कब्र से सस्ती वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, लोहे के आभूषण प्राप्त हुए, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग वो गरीब थे। इसके अलावा पुरातत्व वस्तुएं जो दिखा रखी हैं इसमें, पुरावस्तुओं के आधार पर भी हम हड़प्पा सभ्यता के समाज के आर्थिक आधार के बारे में पता लगा सकते हैं। जिसमें कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो डेली उपयोग में आती थी और कुछ वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं थी। तो हर रोज़ उपयोग में आने वाली या सस्ती वस्तुएं जो हर समय हर जगह उपलब्ध होती, इसमें मिट्टी के बर्तन हैं, सुइयाँ हैं, झावा है, पत्थर से बनी हुई चीज़ें हैं, चक्कियाँ हैं। ये आम लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं थी। इसके अलावा ऐशो आराम या विलासिता की वस्तुएं, जिसमें बहुत सारी महंगी चीज़ें आती थी जो कि विशेष क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। जिसका एक उदाहरण है फयांस। फयांस एक ऐसी वस्तु है जिससे बने पात्र बहुत महंगे होते हैं और ये केवल अमीरों के पास ही पाए जाते थे। इसके अलावा हमारा अगला टॉपिक है शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख उत्पादन क्षेत्र था। शिल्प का मतलब होता शिल्पकार। ऐसे व्यक्ति जो हाथों से वस्तुएं बनाने में निपुण होते हैं उन्हें शिल्पकार कहा जाता है और शिल्प वस्तुओं कहा जाता है। जैसे मनके बनाना, मनके विभिन्न आकृतियों के विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से बनाए जाते थे। इसमें कांच के मनके, हड्डियों के मनके, मिट्टी के मनके आदि बनाए जाते थे, जिन्हें हड़प्पा सभ्यता के लोग गले में पहनते थे। इसके अलावा धातुकर्म में विभिन्न प्रकार के धातुओं से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। शंख की कटाई, मोहरों का निर्माण और बाट बनाना, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख
शिल्प उत्पाद थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन, वहाँ के लोग जीवन निर्वाह करने के लिए विभिन्न तरीके से कार्य करते थे, जिसमें कृषि करना प्रमुख था। सबसे अधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन होता था। इसके अलावा पशुपालन, कृषि के साथ साथ वो पशुपालन भी करते थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन पोषण किया जाता था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उद्योग, हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के उद्योग चलाते थे, जिसमें मुख्य रूप से रंगाई, बुनाई, सिलाई आदि आते थे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाना है, चित्रकारी करना है, बढ़ई का काम करना है, छकड़े बनाना है, भवनों का फर्नीचर, खिलौने आदि, आभूषण, हाथी के दांत से मूर्तियाँ और भवन निर्माण कला, ये मुख्य उद्योग थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के। इसके अलावा व्यापार के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार करते थे, जिनमें विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। व्यापार के प्रमुख क्षेत्र थे मगान, दिलमुन, मेसोपोटामिया। इन क्षेत्रों से सूती कपड़ा, आभूषण, मोती, हाथी के आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। इसके अलावा विभिन्न जानवर, लंगूर, बंदर, मोर आदि बाहर भेजे जाते थे। विदेशों से व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से किया जाता था। इसके अलावा हमारा हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें देवी माँ की पूजा विशेष थी, शिव की पूजा, पशुओं और वृक्षों की पूजा की जाती थी। पशुओं में मुख्य रूप से सांड, सांप, कीड़ों में आदि। इसके अलावा वृक्षों के महुआ, कदम, पीपल आदि विशेष प्रकार के वृक्षों की पूजा करते थे। इसके अलावा सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सामाजिक जीवन के बारे में, जिसमें परिवार सबसे पहली इकाई माना जाता है। समाज का वर्गीकरण, भोजन, वस्त्र, आभूषण, हार श्रृंगार, मनोरंजन और मृतकों का संस्कार, ये मुख्य सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक जीवन, राजाओं के कार्य, कुशल शासन प्रबंध, सरकार की आय और खर्च और शस्त्र। राजा किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता पर शासन करते थे और राजाओं की आय के साधन क्या थे, शासन किस प्रकार चलाते थे और आय के अलावा खर्च क्या थे, ये मुख्य राजनीतिक जीवन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है कला, मूर्ति कला, बर्तन बनाने कला, आभूषण बनाने कला। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण थे। वो मिट्टी से मूर्तियाँ बनाते थे, विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते थे। इसके अलावा बर्तन बनाने, अब जिन्हें मृत भांड के नाम से जाना जाता है, में वहाँ के लोग निपुण थे। इसके अलावा हड़प्पा की मोहरों की संख्या हड़प्पा से जो प्राप्त हुई है, जिनकी संख्या 1200 है, जिसमें मोहनजोदड़ो से विशेष अधिक मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें सील खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। इसके अलावा वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र, एक सींग वाले गेंडा जो प्रमुख माना जाता है, एक श्रृंगी पशु के नाम से भी जाना जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। जो भी हमने सुना या देखा वो प्रमुख हड़प्पा सभ्यता कुछ विशेषताएं। इसका अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।